बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, होपफुली आपने टेस्ट पेपर 1 जो है उसका सोल्यूशन अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा टेस्ट पेपर नंबर 2 जो है उसका सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमारा सिलेबस इंक्लूडेड है वो बेसिकली हमारी जो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है, जो कि इंक्लूडेड है बेसिकली इरेज पे। चैप्टर नंबर 4 है आपका, नंबर 5 जो है आपका सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग का है, और जो नंबर 6 है आपका वो ग्राफिक्स इन बेसिक है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का जो टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपके जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्योंकि आप टेस्ट पेपर नंबर 1 जो है उसको सॉल्व कर चुके हैं। और आपको ये पता है कि आपके पेपर के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो आपका पेपर डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा पार्ट आपका होता है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आपका 10 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव आपका 40 मार्क्स का होता है। तो ऑल टुगेदर आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? वो 50 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट्स, अगेन इसके अंदर भी हमारे पास 2 पार्ट्स अवेलेबल हैं आज के पेपर के अंदर भी। इसमें आप पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी। उसके बाद फिर आपको मैं सब्जेक्टिव जो पार्ट है उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगेन इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो हमारे लेक्चर्स थे उनको आप अच्छी तरह समझिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको फिर इन क्वेश्चंस के आंसर जब मैं बताऊंगा तो वो समझने में आसानी रहेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट को सबसे पहले और देखते हैं उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता है क्या कि आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है और उसके अगेंस्ट आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने बेस्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करके आंसर में बताना होता है। 2-3 टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा और जितने भी आप एग्जाम के पेपर्स दें उसके अंदर आप इनको यूज़ कीजिएगा। पहली टिप तो ये है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और उसको समझना है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी आप उसका आंसर सही नहीं दे सकते। तो उसको समझिएगा। एक दफ़ा समझ नहीं आती, आप 2 दफ़ा उसको पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा भी आप पढ़ें, लेकिन उसको अच्छी तरह समझिएगा, तभी आप फिर आंसर इजीली लिख सकते हैं। समझने के बाद ये आइडेंटिफाई करें कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपकी बुक के अंदर किस यूनिट के अंदर या किस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। फिर उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आएं और फिर आंसर लिखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। उसके बाद एक और आपकी टिप है कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं, आपने इन चारों ऑप्शंस को रीड आउट ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को रीड करते हैं और आपको वो सही लगती है, आप उसको सेलेक्ट करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। पॉसिबल है कि ऑप्शन ए भी सही हो, ऑप्शन बी भी सही हो, सी भी सही हो और डी के अंदर लिखा हो ऑल ऑफ दिस। तो उस केस के अंदर फिर आपकी जो ऑप्शन डी है वो आंसर में आएगी, ऑप्शन ए नहीं आएगी। तो इसलिए आपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह रीड आउट ज़रूर करना है। और सर, तीसरी जो आपकी टिप है वो ये है कि कई दफ़ा ये होता है कि आपके क्वेश्चंस के अंदर या स्टेटमेंट्स के अंदर आपको आंसर या उससे रिलेटेड हिंट ज़रूर मिल जाता है। उस हिंट को या आंसर को यूज़ करें और फिर आइडेंटिफाई करें कि आपका आंसर क्या हो सकता है ऑप्शन में से। तो इंशाल्लाह फिर आपके जो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसको नंबर 1 से। 2 डायमेंशनल इरे इज ऑल्सो नोन एज, मीन 2 डायमेंशनल जो इरे होती है उसको आप किसी और नाम से भी पुकारते हैं, वो कौन सा नाम है? ऑप्शन ए है 4D, बी 1D, सी टेबल, डी नन। तो स्टूडेंट्स, आपको 2 डायमेंशन इरे की डेफिनेशन पता होना चाहिए। आपको पता है कि वो रोज एंड कॉलम्स के अंदर होती है, तो इसका मतलब रोज एंड कॉलम्स आपके टेबल्स के अंदर भी होते हैं। तो इस तरह आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी ऑप्शन सी इस केस के अंदर टेबल जो आंसर है वो सही आंसर है। नंबर 2 की बात करते हैं। विच इरे हैज 2 सबस्क्रिप्ट्स? ऑप्शन ए इज 1D इरे, बी इज 2D इरे, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑप्शन ए 1D इरे मीन 1 डायमेंशनल इरे, 2D मीन 2 डायमेंशनल इरे। तो आप क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर आपको हिंट अवेलेबल 2 सबस्क्रिप्ट्स, तो 2 और 2D इरे, आप इसको आंसर को मैच करके आप आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। 2 डायमेंशनल इरे के अंदर आपके जो 2 सबस्क्रिप्ट्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह आप स्टेटमेंट से आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। नंबर 3 की बात करते हैं। इन 2 डायमेंशनल इरे द सबस्क्रिप्ट्स आर सेपरेटेड बाय, ऑप्शन ए इज कॉमा, बी सेमीकोलन, सी इज कॉलन एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, सबस्क्रिप्ट्स को आप जो है वो सेपरेटेड करते हैं कॉमास के साथ। ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। नंबर 4 की बात करते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इरे हैज़ एन इंडेक्स वैल्यू डैश अनलेस स्पेसिफाइड। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, फिर आप इसका आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन इज 1,
बी ऑप्शन इज 0, सी ऑप्शन इज -1 एंड डी ऑप्शन इज 5। तो याद रखिएगा, अगर आपने उस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इंडेक्स वैल्यू कि कहाँ से स्टार्ट हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0 वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी आपकी इस केस के अंदर आंसर होगा। नंबर 5 की बात करते हैं। आर्गुमेंट गिवन टू द फंक्शन सब प्रोग्राम मे बी अ, ऑप्शन ए इज कांस्टेंट वैल्यू, बी इज वेरिएबल, सी एक्सप्रेशन, डी ऑल ऑफ दिस। और स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको टिप्स बताए थे, उन टिप्स को यहाँ पे जरा फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि वो टिप्स आपके कितने इंपॉर्टेंट है। अब स्टेटमेंट को एक दफ़ा फिर मैं रीड आउट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे ट्रिकी आपका क्वेश्चन है। आर्गुमेंट गिवन टू द फंक्शन सब प्रोग्राम मे बी अ, कि जो आप फंक्शन सब प्रोग्राम को आर्गुमेंट्स देते हैं वो कौन से हो सकते हैं। ए इज कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, बी इज वेरिएबल, वो वेरिएबल टाइप के भी हो सकते हैं आर्गुमेंट, सी इज एक्सप्रेशन। इनफैक्ट ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, आपके ये तीनों आंसर जो है वो ठीक हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आप ए ऑप्शन को देखते हैं और आप कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो आप कहते हैं यही आंसर है, आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस केस के अंदर इनफैक्ट आपका बी ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है। तो अगर आपने ए को सिलेक्ट कर लिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, कि ए बी सी तीनों ठीक हैं। इस केस के अंदर आपको फिर डी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चारों ऑप्शंस को एक दफ़ा रीड आउट जरूर करें, ताकि आपको आंसर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल पेश ना आ सके। नंबर 6 की बात करते हैं। फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग विद द रेफरेंस ऑफ इट्स, नंबर ए इज एक्सप्रेशन, बी इज आर्गुमेंट, सी नेम एंड डी इज लेंथ। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा, आर्गुमेंट की बेस के ऊपर। Number 7 is small programs that have been written by the developer of programming language is called dash functions. Option A is built-in functions, B standard functions, C library functions, and D is all of these. Students, again अब जरा क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये all of these है। Small programs that have been written by the developer of programming language, कि आपके स्मॉल जो प्रोग्राम्स होते हैं, जब स्मॉल जो फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, मीन जो डेवलपर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर बिल्ट इन किए होते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस नहीं होते। तो उन फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? उनको हम बिल्ट इन का नाम भी देते हैं, स्टैंडर्ड का नाम भी देते हैं और लाइब्रेरी का नाम भी देते हैं। अब अगेन इस केस में भी आप अगर ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा। आपने चारों ऑप्शंस रीड आउट करनी है तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्ट इन, स्टैंडर्ड और लाइब्रेरी बेसिकली एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है। तो इस केस के अंदर भी आपकी ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस वो आंसर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने केयरफुली जो इसको वॉच आउट करना है और देखना है। नंबर 8 इज नॉर्मली द रेजोल्यूशन ऑफ हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज, कि हाई रेजोल्यूशन जो ग्राफिक मोड होता है उसकी नॉर्मल रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होती है। ए इज 320 इंटू 200 पिक्सल्स, बी है 350 इंटू 200 पिक्सल्स, सी है 350 इंटू 250 पिक्सल्स एंड डी इज 640 इंटू 200 पिक्सल्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाई रेजोल्यूशन से आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि ऑप्शन डी जो आपकी है 640 इंटू 200 ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इस केस के अंदर। नंबर 9 की बात करते हैं। द स्टेटमेंट यूज्ड टू सिलेक्ट अ स्क्रीन मोड इज, कि स्क्रीन मोड को सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सी स्टेटमेंट को यूज करते हो। नंबर ए इज मोड, बी इज स्क्रीन, सी इज कलर एंड डी इज स्क्रीन मोड। और स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट के अंदर आपका आंसर मौजूद है, लेकिन आपने उस आंसर को आइडेंटिफाई करना है। अब आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन जो है स्टेटमेंट वो यूज करते हो, आप स्क्रीन मोड को यूज नहीं करते। आप स्क्रीन लिखते हो और आगे फिर उस स्पेसिफिक नंबर होता है जिस मोड में आपने जाना है, क्योंकि आप मोड का MOD नहीं लिखते, आप उससे इक्विवेलेंट कोई नंबर मेंशन करते हो। तो स्क्रीन की स्टेटमेंट आपकी इस काम के लिए यूज होती है, जो कि आपकी स्टेटमेंट में भी मौजूद है लिखी हुई। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हिंट मौजूद है तो आप उस हिंट को यूज करते हो, अपना आंसर सही जो है वो चूज कर सकते हैं। तो इस केस में आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी आंसर है, स्क्रीन। नंबर 10 की बात करते हैं। द डिफॉल्ट स्क्रीन मोड ऑफ द बेसिक लैंग्वेज इज, अब डिफॉल्ट स्क्रीन मोड जो बेसिक लैंग्वेज है उसका क्या होता है। नंबर ए इज टेक्स्ट मोड, बी इज मीडियम रेजोल्यूशन मोड, सी इज हाई रेजोल्यूशन मोड एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, डिफॉल्ट जो स्क्रीन मोड होता है वो बेसिकली टेक्स्ट मोड होता है, उसके अंदर आप कोई ग्राफिक्स ऐड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट था। इसमें आपके 10 आपके स्टेटमेंट्स अवेलेबल थी। अगर 10 की 10 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती हैं, उनके आंसर्स आप करेक्ट दे देते हैं, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है और उसमें आपने क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्राइब करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या आपके 6 क्वेश्चंस अवेलेबल है, आपने उसमें से कोई से 4 जो है क्वेश्चंस उनके आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो 4 क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने वो आंसर्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए।
उन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखिएगा जिन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आप सही नहीं लिख पाएंगे तो उसको आप चॉइस में छोड़ दीजिएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, आपके 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। आप डिस्क्रिप्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने अगर कोई डेफिनेशन है डेफिनेशन लिखे और एक एग्जाम्पल साथ लिखते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आपको 2 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, व्हाट इज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल? एन array is called subscription variable. It can store more than one value. Each element or value is given a unique storage location in the array and a subscript or index value is used to identify the position of the particular element. So the array is called subscripted variable. तो यहाँ पे सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल जो है उसकी आपने डेफिनेशन बतानी है, तो उसको आपने डेफिनेशन में 2 या 3 लाइनों में बता के तो आपका ये आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, व्हाट इज एन array? An array is a collection of variables that can store data of same type. Each memory location holds a single value which is called an element of an array. The array is represented in computer's memory by a set of consecutive memory locations. स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर करें तो आपकी ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं, तो आपको अपनी बुक के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनमें डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छी तरह आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके डेफिनेशन से रिलेटेड ही होते हैं और आपके खासतौर पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपके नॉर्मली डेफिनेशन से रिलेटेड ही होते हैं। तो अगर आपने इनमें क्वेश्चन में आंसर आपने सही लिखना है, उनमें नंबर पूरे आपने लेने हैं, तो आपको डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह होना चाहिए। नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट इज 1D array? 1D या 1 dimensional array is also known as linear array और vector array. It consists of only one row or column. मीन या तो इसका एक रो होती है या इसका एक कॉलम होगा। It is also called 1D array. 1D array has only one index or subscript which is used to store values. तो ये आपकी 1D array की डेफिनेशन है, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है, तो आपको पूरे 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज एन इंडेक्स वैल्यू? स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको याद रखिएगा अच्छी तरह कि इंडेक्स वैल्यू बेसिकली क्या होती है। ईच एलिमेंट ऑफ एन array इज गिवन अ यूनिक स्टोरेज लोकेशन इन द array and a subscript or index value is used to identify the position of a particular element. The subscript, which may be an integral expression or simple variable, is enclosed in parentheses after the array name. तो स्टूडेंट्स, इंडेक्स वैल्यू या सबस्क्रिप्ट वैल्यू ये एक ही चीज़ के 2 नाम है, ये आपने याद रखना है इसकी डेफिनेशन को, क्योंकि ये एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। नंबर 5 इज डिफाइन मेंबर ऑफ एन array. The array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory locations. The memory locations are referred to as elements of an array. कि मेंबर या एलिमेंट्स ऑफ एन array आपके कौन से होते हैं? जो भी वैल्यूज आप स्टोर करवाते हो वो बेसिकली आपके मेंबर या एलिमेंट्स ऑफ array होते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन array. कि आपने array की एक एग्जाम्पल जो है वो मेंशन करनी है। यहाँ पे आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर कोई सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका सेंटेक्स ठीक होना चाहिए, उसकी लॉजिक ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने भी एक प्रोग्राम जो मेंशन कर दिया, मैं इसकी लॉजिक आपको बता देता हूँ और ये प्रोग्राम भी रीड कर देता हूँ। लाइन नंबर 10 के ऊपर आप फॉर लूप एक यूज़ करें, k इज इक्वल टू 1 to 4, मीन आपकी जो है वो 4 तक जाएगी, इसमें आप 4 वैल्यू स्टोर कराओगे। लाइन नंबर 20 के ऊपर आपने रीड करवाया एन आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। $साइन का मतलब है कि आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और k आपकी जो array है। देन लाइन नंबर 30 के ऊपर आपने प्रिंट करवाया $k, मीन k के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। लाइन नंबर 40 के ऊपर क्योंकि आप फॉर लूप यूज़ कर रहे थे तो आपने नेक्स्ट का कीवर्ड भी यूज़ करना है, नेक्स्ट k। लाइन नंबर 50 के ऊपर क्योंकि आपने लाइन नंबर 20 पे रीड का कीवर्ड यूज़ किया तो उसके साथ आप डाटा का कीवर्ड भी यूज़ करते हो, तो डाटा के अंदर मैंने जो स्ट्रिंग्स दी हैं वो अहमद दे दिया, हिना, अली और सना, मीन 4 स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब ये 4 की 4 स्ट्रिंग्स क्या होंगी? ये आपकी array के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरह आप array को जो वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट्स आप कोई और भी दे सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन उसकी लॉजिक ठीक होना चाहिए और सेंटेक्स जो आप लिखें वो सेंटेक्स ठीक होना चाहिए। तो फिर आप जो आपका ये क्वेश्चन जो है इसके आंसर आपको पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, अगेन राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी आपके पास 6 क्वेश्चंस अवेलेबल है और आपने कोई से जो 4 है क्वेश्चन उनके आपने आंसर जो है वो मेंशन करने हैं। अगेन इसके अंदर भी आपके 4 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं, तो ऑल टुगेदर ये 8 मार्क्स का है। इसमें भी आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना। अगर डेफिनेशन है सिर्फ डेफिनेशन लिखें और एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वो दे दीजिए, अदरवाइज उसके अलावा आपको डिटेल लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। सो नंबर 1 इज व्हाट इज एन INT या इंटीग्रल फंक्शन? INT फंक्शन रिटर्न्स द लोएस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x।
इन केस ऑफ ए होल नंबर इट रिटर्न्स द सेम नंबर। और इसका फॉर्मेट या इसका सिंटैक्स क्या होता है, INT और ब्रैकेट में आपको स्पेसिफिक नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ INT ब्रैकेट में कहता हूँ 3.99 लिखता हूँ, तो जो आंसर मेरे पास आएगा वो 3 आएगा। ये राउंड ऑफ करके आपको 4 नहीं देगा, ये 3 देगा, क्योंकि ये इंटीग्रल फंक्शन है आपका। तो इस तरह आप ये एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको इसके अंदर पूरे जो 2 नंबर है वो मिल जाएंगे। नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज सब प्रोग्राम? अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। सो सब प्रोग्राम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि प्रोग्राम को अगर पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेते तो वो सब प्रोग्राम्स बन जाते हैं, तो उसको आप मॉड्यूल्स का नाम भी देते हैं। तो सिंपल यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड फंक्शन? Programs that have been written by developers of programming language and have been incorporated in it. These functions are known as built-in functions और standard functions. अब आपको याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है वो आपके बिल्ट इन फंक्शंस को भी कह सकते हैं। तो आपके जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं और आपके लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं, वो स्टैंडर्ड फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये एक ही चीज़ के 3 नाम है बेसिकली, बिल्ट इन फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 4 की बात करते हैं। What is a DEF-FN स्टेटमेंट? अब DEF-FN स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ होती है? आपको याद होना चाहिए कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, फिर हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सो द यूज़र कैन डिफाइन द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस विद DEF-FN स्टेटमेंट। These functions are defined only for the life of a given program and are not part of the basic language. इनफैक्ट ये बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो इसलिए कहा गया है कि ये पार्ट नहीं होते बेसिक लैंग्वेज का। अ सिंगल लाइन फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय DEF-FN स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड मोर देन वंस इन द डिफरेंट प्लेस ऑफ द प्रोग्राम। और इसको डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आप जो वो कॉल करके इसको रन कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसका सेंटेक्स यहाँ पे मेंशन है, इस सेंटेक्स को आपने एज इट इज ही लिखना है अपने एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा कि सेंटेक्स क्या है और इसको फिर आपने एज इट इज लिखना है। इसके अंदर आप कोई भी जो है वो गलती करेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। नंबर 5 की बात करते हैं। डिफाइन राइट डॉलर फंक्शन। असल डॉलर का मतलब ये है कि स्ट्रिंग की बात हो रही है। सो आंसर इसका क्या है? राइट स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है तो उसके जो राइट मोस्ट कैरेक्टर्स होंगे वो आपको रिजल्ट में शो कर दिए जाएंगे। और इसका जो फॉर्मेट है या सेंटेक्स है राइट डॉलर के साथ आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोई भी आप स्ट्रिंग मेंशन करेंगे, एक्स डॉलर यहाँ पे कर दिया, कॉमा आई मीन नंबर्स, कि कितने नंबर्स आपको राइट मोस्ट से चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ एक्स डॉलर की जगह पे लिखता हूँ मैं पाकिस्तान और कॉमा लिख के मैं लिख देता हूँ 5, तो पाकिस्तान के जो राइट मोस्ट पे 5 लेटर्स होंगे वो मुझे रिजल्ट में शो हो जाएंगे। नंबर 6 इज व्हाट इज मिड डॉलर फंक्शन? मिड फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम ए गिवन स्ट्रिंग। सेंटेक्स का क्या है? मिड डॉलर ब्रैकेट के अंदर एक्स डॉलर कॉमा एन और फिर कॉमा एम, वेयर एन इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज ऑफ 1 to 255, एम इज एन ऑल्सो इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 0 to 255। सो बेसिकली ये स्टार्ट और एंड वैल्यूज बताता है कि अगर आपकी मौजूद है स्ट्रिंग, उसके अंदर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो वो वैल्यूज आप यहाँ पे मेंशन करते हो एन और एम की जगह पे, और फिर आपको वो किसी भी स्ट्रिंग के मिड में से जो लेटर्स आपको चाहिए वो लेटर्स आपको स्क्रीन पे शो कर देते हैं आउटपुट के अंदर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन इसके अंदर भी आपने 6 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, आपने उसमें से 4 के आंसर्स लिखने हैं और अगेन तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं। इसका मतलब यहाँ भी आपने जो है वो शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं और टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, आपने डिटेल में नहीं जाना। तो नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट इज अ पिक्सल? कि पिक्सल क्या होता है? A pixel is one dot on the screen. Your computer screen is made up with 1 million little square of color pixels by which you can determine any coordinate. A pixel is also called as picture element. Pixel को आप picture element का नाम भी देते हैं। और हमारी जो कंप्यूटर्स की स्क्रीन होती हैं वो स्क्रीन्स पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं और डिफरेंट डॉट्स उसके ऊपर मौजूद हैं, मिलियंस और डॉट्स मौजूद होते हैं उसके अंदर, और उसके बेस पे ऊपर आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो बनी होती है। तो याद रखिएगा पिक्सल आपका क्या है? वो डॉट्स होते हैं बेसिकली, और उन डॉट से मिलके आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो बनती है। नंबर 2 इज व्हाट इज ग्राफिक मोड इन बेसिक? अ ग्राफिक मोड इज यूज्ड टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कलर्स यूज्ड ऑन स्क्रीन। देयर आर 3 ग्राफिक मोड्स इन GW बेसिक। दीज आर नंबर 1 is text mode, 2 is medium resolution graphic mode, 3 is high resolution graphic mode.
नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट इज़ हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, कि हाई रेजोल्यूशन जो ग्राफिक मोड है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज़ यूज्ड इन ड्राइंग ग्राफिक्स with metrics of 640 to 200 pixels. We are able to display the text characters in 25 lines of 80 characters in each line. तो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड जो है वो आपका 640 200 पिक्सल आपको प्रोवाइड करता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और वो आपने मेंशन करनी है। अगर करेंगे तो आपको नंबर्स इसमें मिलेंगे, अदरवाइज पे नंबर नहीं मिल सकते। नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज़ अ ड्रॉ स्टेटमेंट, कि ड्रॉ की स्टेटमेंट DW बेसिक के अंदर क्या काम करती है। The draw statement is used to draw lines and other shapes on the screen. याद रखिएगा ड्रॉ की स्टेटमेंट आपकी लाइंस को भी ड्रॉ करती है और डिफरेंट जो शेप्स हैं उनको भी ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ की स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ वैलिड ओनली इन ग्राफिक मोड, टेक्स्ट मोड के अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ड्रॉ स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द शेप अदर देन सर्कुलर, मीन अगर सर्कुलर शेप है तो उसके लिए फिर आप सर्कल की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, उसके लिए ड्रॉ की स्टेटमेंट को आप यूज़ नहीं करते। द ऑब्जेक्ट वुड बी ड्रॉन एज स्पेसिफाइड बाय अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ड्राइंग कमांड्स, और इसका सेंटेक्स वेरी वेरी सिंपल सेंटेक्स, ड्रॉ लिखते हैं और आगे फिर आप स्ट्रिंग मेंशन कर देते हैं जिसके थ्रू आपने फिर ड्रॉ करनी होती है शेप। नंबर 5 की बात करते हैं, डिफाइन लाइन स्टेटमेंट। द पर्पज ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ लाइन्स एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स लाइन स्टेटमेंट आपकी लाइन, और अगर आपने बॉक्स भी कोई ड्रॉ करना है स्क्रीन के ऊपर तो लाइन स्टेटमेंट के थ्रू ही वो ड्रॉ हो जाता है। वी कैन यूज द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन बिटवीन एनी टू स्टेटमेंट्स, और इसका सेंटेक्स यहाँ पे मेंशन है जिसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आप मेंशन करते हो। आपने स्टार्ट कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं लाइन के और एंड कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं जो x1 y1 x2 y2 की शक्ल में मौजूद है आपके पास। उसकी बेस के ऊपर फिर आपकी जो लाइन जो है वो ड्रॉ होती है। व्हाट इज स्क्रीन स्टेटमेंट, स्क्रीन स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपने लिखनी है। द स्क्रीन स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज टू सिलेक्ट अ स्क्रीन मोड अप्रोप्रिएट फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड्स याद रखिए स्क्रीन मोड जो है वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर। इसे यहाँ पे मेंशन किया होगा पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। स्क्रीन मोड की यहाँ पे सेंटेक्स भी मौजूद है कि सेंटेक्स को आप यूज़ करते हो स्क्रीन मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आपको शॉर्ट आंसर्स का नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग, कि 3 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं, आपने उसमें से कोई 2 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और उनके आंसर्स आपने लिखने हैं। अब नंबर्स में अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चन है, 8 नंबर का 1 क्वेश्चन है, टोटल ये 16 मार्क्स के हैं। तो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि आपने इसके आंसर के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कई दफ़ा स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं उसी तरह ये आपका डिस्क्रिप्शन वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी शॉर्ट आंसर लिख देते हैं। तो शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर फिर कम मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपने इसमें डिस्क्राइब करना है, चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिटेल के साथ लिखना है, फिर ही आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स का आपका आंसर है। तो आपको इसके अंदर पूरी अगर आप डिटेल लिखेंगे तभी आपको 8 मार्क्स जो वो मिल सकते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं, राइट अ नोट ऑन बिल्ट इन फंक्शंस विद एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बिल्ट इन फंक्शंस को डिटेल के साथ मेंशन करना है, एग्जाम्पल्स भी साथ लिखनी है। सो बिल्ट इन फंक्शंस आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहलाते हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहलाते हैं। दीज फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड्स and return values. Basically, these are programs that have been written by developers of language and have been incorporated in it. These functions are known as built-in functions or standard functions or library functions or intrinsic functions. BASIC has many predefined functions built into the language that can be used by calling them. Basic library functions are divided into 2 general categories, numeric functions and string functions. आपने यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्क्राइब करना है तो हमें न्यूमेरिक फंक्शन का भी बताना पड़ेगा और स्ट्रिंग फंक्शन का भी बताना पड़ेगा। सो न्यूमेरिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, दीज फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक रिजल्ट्स। अब इसकी आपने एक एग्जांपल देनी है। आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिक फंक्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, आप उसमें से कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल दी वो ABS मीन एब्सोल्यूट जो फंक्शन है उसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है, लेकिन आप किसी भी न्यूमेरिक फंक्शन की एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे तो वो सही होगी, आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो ABS फंक्शन का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ ABS फंक्शन इज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x, द वैल्यू विदाउट एनी साइन। और फॉर्मेट या सेंटेक्स का ABS x मीन अगर ABS -9 लिखा हुआ है तो रिजल्ट के अंदर आपको 9 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अगेन आप न्यूमेरिक फंक्शंस के अंदर जो बुक के अंदर फंक्शंस मौजूद हैं आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डजंट मैटर, वो सही होगा। अगर उसका आपने डिस्क्रिप्शन सही लिखी है तो वो सही कंसीडर किया जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपने ABS फंक्शन ही लिखना है।
B is string functions. String functions are used to process character strings and produce the numeric values or strings values. अब इसके एग्जाम्पल के अंदर लेंथ का len का जो फंक्शन है वो मैंने मेंशन किया है एग्जाम्पल के अंदर. आप बुक के अंदर कोई भी अगर स्ट्रिंग फंक्शन मौजूद है, आप उनमें से कोई भी स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. उसका सिंटैक्स सही हो, उसकी डिस्क्रिप्शन सही हो, तो वो आंसर आपका सही होगा. सो len फंक्शन का पर्पस क्या है? टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग $. द $. is any string expression, non-printing characters and blanks are counted in the number of characters. तो फॉर्मेट क्या है इसका या इसका सिंटैक्स क्या है? len $. मीन बेसिकली अगर आप len और आगे कोई भी वैल्यू लिखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, तो उसकी जो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिजल्ट में दे देता है. जिस तरह एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है लाइन नंबर 10 के ऊपर, आप $, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, और उसके आगे आपने स्ट्रिंग दे दी पाकिस्तान के नाम से डबल कोट्स के अंदर, और 20 के ऊपर आपने कहा जी प्रिंट len $. अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो आपको रन करने के बाद नज़र आ रहे हैं रिजल्ट के अंदर 8 लेटर्स है, तो ये 8 आपको नज़र आ रहा है. तो सिर्फ इस तरह आप आंसर इनके लिख सकते हैं. नंबर 2 की बात करते हैं. राइट ए नोट ऑन फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ 1D इरे विद एग्जाम्पल. फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन इरे क्या होती है? डाटा के अंदर स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों आ सकते हैं आपके. इज एंटर्ड इन एन इरे बाय यूजिंग लेट, रीड और इनपुट स्टेटमेंट्स. Data may be assigned to the subscripted variables in an array. The following example program is to store the string values. It is illustrated by both read data statement and input statement. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, नोट है, index value can be given a non-zero integral value but by default it is 0. और स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपने लिखनी होती है आंसर में, वहाँ पे आपने तमाम चीज़ें मेंशन करनी होती है क्योंकि आपके 8 मार्क्स हैं. तो 8 मार्क्स आपने अगर पूरे लेने तो आपने हर चीज़ मेंशन करनी है, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है. आपकी बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस तमाम इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दें, यहाँ पे लिखें, तो फिर आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं. अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं. लाइन नंबर 10 के ऊपर फॉर लूप हमने यूज़ किया k = 1 to 4 तक. देन लाइन नंबर 20 के ऊपर हमने रीड की स्टेटमेंट को यूज़ की $k. लाइन नंबर 30 के ऊपर प्रिंट करवाया हमने $k को. 40 के ऊपर नेक्स्ट को यूज़ करेंगे. लाइन नंबर 50 के ऊपर आपने क्योंकि लाइन नंबर 20 पे रीड को यूज़ किया था, लाइन नंबर 50 के ऊपर हम डाटा को यूज़ करेंगे स्टेटमेंट को, और आपने 4 स्ट्रिंग जो है यहाँ पे मेंशन करवाई, शाइस्ता, महमूद, सलीम और हिना. एंड लाइन नंबर 60 के ऊपर आपने इसको एंड कर दिया. अब स्टूडेंट्स आपकी ये 4 की 4 जो है डाटा, ये आपकी अब रीड होगी और रन करेंगे तो आपको जो रिजल्ट में ये शो होगा. रन करेंगे तो आपको शाइस्ता, महमूद, सलीम और हिना जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है. तो इनफैक्ट आपकी जो इरे थी, मीन के जो आपकी इरे थी, उस इरे के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई और फिर ये वैल्यू आपको जो है वो प्रिंट हो गई. रीड हुआ, डाटा हुआ, और फिर आपका जो वो रिजल्ट में आपको ये चारों वैल्यूज या चारों स्ट्रिंग्स आपको शो हो गई. व्हेन दिस प्रोग्राम इज रन, द सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल $k ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट्स ईच ऑफ 4 एलिमेंट्स इन द इरे. और फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि जब ये प्रोग्राम रन किया गया तो आपको $k सबस्क्रिप्टेड या इंडेक्स वैल्यू जो है उसने कैसे अपने अंदर स्टोर की इन वैल्यूज को. ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट्स ईच ऑफ 4 एलिमेंट्स इन द इरे द फर्स्ट टाइम थ्रू द लूप व्हेन k = 1. अब इस लॉजिक को समझिए कि k जब 1 था तो क्या हुआ था. द स्ट्रिंग शाइस्ता इज असाइन टू $1 एंड सो ऑन. अब आपकी जो स्ट्रिंग बनी थी, स्ट्रिंग बेसिकली आपकी $1, $2, $3 और $4 है. अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये आपकी एक इरे जो है वो बन गई. अब इस इरे के अंदर जब आपने शाइस्ता को रीड करवाया तो शाइस्ता जो वर्ड है वो आपका $1 के अंदर स्टोर हो गया. उसके बाद महमूद जो है वो $2 के अंदर स्टोर हो गया. सलीम जो है $3 के अंदर स्टोर हो गया, और हिना जो है वो $4 के अंदर स्टोर हो गया. तो इस तरह इरे के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, और इसी को हम कहते हैं कि फिलिंग, कि आपकी जो इरे है वो फिल किस तरह होती है. और प्रिंट करवाना मीन आप आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसको कैसे प्रिंट करवाते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे अब देख लिया. और फ्रेंड्स इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. अगेन ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम है, सिर्फ इसके अंदर हम इनपुट की स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, और पहली एग्जांपल में हमने यूज़ किया था रीड और डाटा की स्टेटमेंट को. यहाँ पे हम इनपुट की स्टेटमेंट से इस एग्जांपल को कर रहे हैं. सो लाइन नंबर 10 के ऊपर फॉर k = 1 to 4. लाइन 20 के ऊपर इनपुट डबल कोट्स के अंदर एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड $k. 30 के ऊपर नेक्स्ट k कर देंगे, और 40 के ऊपर फॉर लूप अगेन यूज़ करेंगे, k = 1 to 4. एंड 50 के ऊपर प्रिंट एंड $k. 60 के ऊपर नेक्स्ट k, और 70 पे आप एंड कर देंगे. और स्टूडेंट्स अगर आप इसको रन करते हैं तो आपके पास वो पूछेगा एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट. 4 दफ़ा आपसे पूछेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने 4 दफ़ा शाइस्ता, महमूद, सलीम और हिना नाम दे दिए. उसके बाद जब आप हिना लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको चारों नाम जो है वो शो भी करवा देगा.
और स्टूडेंट्स अगर आप प्रोग्राम के अंदर देखें तो आपने 2 दफ़ा फॉर लूप को यूज़ किया है। पहला फॉर लूप एरे के अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए था, जिसमें आपने एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट किया, शाइस्ता आपका स्टोर हो गया, फिर महमूद हो गया, फिर सलीम और फिर हिना जो वर्ड है वो स्टोर हो गया। उसके बाद आपने दूसरा लूप है उसको यूज़ किया इनको प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर। जब दूसरा लूप यूज़ किया तो उसने शाइस्ता को एरे में से पिक किया और स्क्रीन पे आउटपुट दे दी, महमूद को पिक किया स्क्रीन पे आउटपुट दे दी, सलीम और हिना को पिक किया और आउटपुट अवेलेबल कर दी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप जो एरे की एग्जांपल्स है वो मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए और जो आप सेंटेक्स लिखें वो सेंटेक्स आपका सही होना चाहिए। जो चीज़ पूछी गई है उससे रिलेटेड आपका आंसर होना चाहिए, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 3 की बात करते हैं। राइट ए नोट ऑन लाइन स्टेटमेंट, कि लाइन स्टेटमेंट के ऊपर आपने नोट लिखना है और डिटेल के साथ लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका बेसिकली डिटेल्ड आंसर इसके अंदर आएगा। सो लाइन स्टेटमेंट, द पर्पस ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ लाइन्स एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन स्टेटमेंट करती क्या है। वो लाइन्स और बॉक्सेस आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वो बना सकते हैं आप उसके थ्रू। वी कैन यूज द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन बिटवीन एनी 2 स्टेटमेंट्स। उसके बाद इसका सेंटेक्स मेंशन है यहाँ पे। सेंटेक्स के अंदर आपने लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है, एक एंडिंग पॉइंट देना होता है, जो x1, y1 और x2, y2 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप दे सकते हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन है। इसकी इंटरप्रिटेशन में आपको बता देता हूँ सेंटेक्स की कि क्या है। इन द सेंटेक्स द वैल्यू x1, y1 एंड x2, y2 आर यूज टू स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट पोजिशंस ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। दीज 2 पॉइंट्स पोजिशन आर सेपरेटेड बाय अ माइनस और डैश साइन। उसके बाद स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट की बात करते हैं। द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर और इंटेंसिटी ऑफ द डिस्प्ले पिक्सल, कि आपके डिस्प्ले पिक्सल हैं उनकी कलर या इंटेंसिटी क्या होगी, तो एट्रीब्यूट के अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हो। उसके बाद जो बी लिखा हुआ है, बी बेसिकली स्टैंड्स फॉर बॉक्स, टू ड्रॉ अ बॉक्स विद द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। अगर आपने बॉक्स ड्रॉ करना है तो आप बी का जो कीवर्ड है उसको यूज करते हो। एट ऑपोजिट कॉर्नर्स, बी एफ का मतलब है फिल्ड बॉक्स, मीन बी स्टैंड फॉर बॉक्स, एफ स्टैंड फॉर फिल्ड, कि अगर आप इंटरनली अगर बॉक्स को आप फिल करना चाहते हैं तो बी एफ की जो आप स्टेटमेंट है उसको यूज कर सकते हैं। सो बी एफ टू ड्रॉ अ बॉक्स एज बी एंड फिल्स इन द इंटीरियर विद पॉइंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट वन स्टाइल जो है वो किस लिए आप यूज करते हैं। द स्टाइल इज अ 16-bit इंटीजर मास्क यूज्ड व्हेन पुटिंग डाउन पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन। दिस इज कॉल्ड लाइन स्टाइलिंग। स्टाइल कैन वन ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टाइल के अंदर आप नंबर्स मेंशन करते हैं, आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं लिखते, आप नंबर्स मेंशन करते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई भी नंबर हो सकता है। इट इज़ यूज फॉर नॉर्मल लाइन्स एंड बॉक्सेस बट इनवैलिड फॉर फिल्ड बॉक्सेस। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज द फॉलोइंग। अगर सिंपलेस्ट आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन डैश x2, y2 आप मेंशन करेंगे। सो दिस ड्रॉज अ लाइन फ्रॉम द लास्ट पॉइंट रेफरेंस्ड टू द पॉइंट x2, y2 इन द फोरग्राउंड कलर। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल्स आप इससे डिफरेंट लिख सकते हैं, लेकिन अगेन सेंटेक्स सही होना चाहिए, लॉजिक आपकी सही होना चाहिए। एग्जांपल आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन 2 मोड लिख दिया, आप स्क्रीन 1 मोड भी लिख सकते हैं। देन लाइन ब्रैकेट के अंदर 160,0 डैश ब्रैकेट के अंदर 160,199। तो ये आपकी एक लाइन ड्रॉ कर देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और लाइन सेकंड वन इज लाइन ब्रैकेट के अंदर 0,0 और देन डैश ब्रैकेट के अंदर 100,175 ब्रैकेट क्लोज। देन आपके 2 दफ़ा आप जो कॉमा लगाएंगे और फिर बी लिखेंगे, तो इसका मतलब आप अपने बॉक्स जो बनाना है। बी आपने मेंशन किया है तो बी का मतलब है आपने बॉक्स बनाना है। अ स्क्वायर बॉक्स इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन आपके जो वो शो हो जाएगा जब आप इसको रन करेंगे। और फ्रेंड्स इसके अंदर आप अगर गौर करें तो आपने अगर इसकी प्रैक्टिस की होगी, मीन GW बेसिक के अंदर आपने अगर इन स्टेटमेंट्स को करके देखा होगा, इरेज को आपने करके देखा होगा, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप इनके आंसर जो सही तरीके से लिख सकें और एग्जाम्पल्स भी सही तरीके से मेंशन कर सकें। क्योंकि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके ये प्रॉब्लम है ये ईजिली सॉल्व हो सकें। तो फ्रेंड्स ये था आपका टेस्ट पेपर नंबर 2 क्लास 10 का, जिसके अंदर हमारे पास सिलेबस के अंदर 4, 5 और 6 जो चैप्टर थे वो इंक्लूड थे। और फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, सोल्यूशन, सब्जेक्टिव और सोल्यूशन भी बता दिया। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा नए टेस्ट पेपर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।